Hello, dear students. Welcome to OLE. Today, we will study a very interesting topic about the cell, about the internal resistance, EMF, terminal potential, terminal voltage. We would like to know all these terms, जिन terms से आप परेशान होते रहते हो. इन सबको आज बहुत ही इजीली हम समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि क्या होता है EMF, क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, क्या होता है टर्मिनल पोटेंशियल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेल. सबसे पहले देखते हैं सेल क्या होता है. सपोज दैट दिस इज अ सर्किट in which there is a cell, there is a key and one bulb along with a resistor. Okay, so this is a simple electric circuit. In this circuit, when this key will be closed, the current will flow from this battery or cell, from this cell, and the bulb will glow. है ना, बल्ब ग्लो करेगा. तो ये सेल क्या काम करता है ऐसा कि बल्ब ग्लो करने लगा? कैसे करंट देता है? सेल क्या करता है? ये एनर्जी देता है. एनर्जी किस फॉर्म में देता है? चार्ज की फॉर्म में. ये चार्ज को प्रोड्यूस नहीं करता है. बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं. ये चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता है, उस चार्ज को रन कराता है, उसको एनर्जी देता है. उसको पूरे इस सर्किट में रन करने के लिए उन चार्जेस को एनर्जी देता है ये सेल. ठीक, प्रोड्यूस नहीं करता, एनर्जी देता है, जिससे वो चार्ज जो है इस पूरे सर्किट में रन कर सके. ऐसे चार्ज रन करता है. ठीक, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये डायरेक्शन होगी, निगेटिव चार्ज है तो ये डायरेक्शन होगी चार्ज की. और अगर निगेटिव चार्ज है तो करंट उसके अपोजिट फ्लो करेगी, पॉजिटिव चार्ज है तो करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगी. सो सेल का बेसिकली वर्क क्या है? इट गिव्स एनर्जी टू मूव अ चार्ज इन द कंप्लीट सर्किट. ये काम होता है इसका. सो बेसिकली सेल क्या कर रहा है? सेल गिव्स sufficient amount of energy to charges so that they can run into the circuit. ठीक, ये काम करता है सेल. सेल को हम और ज्यादा समझते हैं, थोड़ा डीपली समझते हैं सेल होता क्या है. ये एक कोई वेसल है. ठीक, इस वेसल में हमने एक इलेक्ट्रोलाइट फिल कर दिया, कोई मटेरियल फिल कर दिया. हम उस मटेरियल को बोल रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल, या हम इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल का मतलब जैसे हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 फिल कर दिया इसमें. ठीक, H2SO4 का मटेरियल इसमें हमने फिल कर दिया इस वेसल में. अब इस वेसल में हमने दो इलेक्ट्रोड लगा दिए. एक ये इलेक्ट्रोड लगा दिया. प्लेट है सिंपल. इलेक्ट्रोड आर सिंपल प्लेट्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. ये है जिंक की प्लेट और ये है कॉपर की प्लेट. ओके, अब क्या होता है देखिए, व्हाट विल हैपन नाउ. ये H2SO4 जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, ये दो H प्लस प्लस और SO4 माइनस माइनस इनसे मिलके बना है. दो H प्लस है और दो SO4 माइनस माइनस है, इनसे मिलके H2SO4 बना है. जब हम जिंक की प्लेट या इलेक्ट्रोड लगाते हैं इसमें, तो SO4 माइनस इस जिंक के साथ मिलना चाहता है. जिंक के साथ मिलके इसके पोटेंशियल को डिक्रीज करना चाहता है. हर एक सब्सटेंस लो पोटेंशियल पे रहना चाहता है ना. हर एक पोटेंशियल जो है वो लो पोटेंशियल पे रहना चाहेगा. जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो लो पोटेंशियल पे रहना चाहते हैं. तो ये जो SO4 इसमें जो मटेरियल है वो भी क्या चाहेगा कि जिंक के साथ हमारा बॉन्डिंग हो जाए, जिंक के साथ हम मिल जाए, तो ZnSO4 बना दें. ये SO4 क्या चाहेगा कि हम ZnSO4 बनाएं.
तो ZnSO4 कब बनेगा? जब इसके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ये निकाल पाए जिंक। जैसे ही वो उन इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा तो SO4 उनकी जगह पे आ जाएगा। SO4 विल रिप्लेस उन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को, की जगह पे SO4 आ जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं इस प्लेट के अपर सरफेस पे, है ना। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अपर सरफेस पे एक्यूमुलेट हो गए। अब यहाँ पे बचे कौन से? H2, जिन पे पॉजिटिव चार्ज है। ये H2 अब इस कॉपर की प्लेट के अराउंड एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो कॉपर की प्लेट के पास अब पॉजिटिव चार्ज है, यानी इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी कि ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहेगा, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी कि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहेगा। तो ZnSO4 बनाने के लिए ये क्या चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन को हम डोनेट कर दें, और ये क्या चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन को हम अट्रैक्ट कर लें। क्यों? क्योंकि ये H2 के संपर्क में है, H2 के पास पॉजिटिव चार्ज है, उसके टच में है, और यहाँ पे SO4 इसके साथ शेयरिंग करना चाहता है, Zn के साथ ZnSO4 बनाना चाहता है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो इस जिंक के पास है वो यहाँ जो एक्यूमुलेट हुए हैं उनको अभी कोई पाथ नहीं मिला है कि वो चले जाएं अपने पाथ, उस पाथ को फॉलो करते हुए मोशन करने लगे। तो सारे इलेक्ट्रॉन यहीं पे एक्यूमुलेटेड हैं, अभी उन्हें कोई पाथ नहीं मिला है। इसी तरह इसके पास भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि कहीं से भी कोई कनेक्शन नहीं है ना। तो इसके पास जो हमारी कॉपर की प्लेट है या इलेक्ट्रोड है उसके पास भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक, अब अगर इस समय इसके क्रॉस कोई वोल्टमीटर लगाया जाए यहाँ पे और मेजर किया जाए पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है एक्यूमुलेटेड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड है, और वो कहीं पे भी अभी ट्रांसफर उनका हुआ नहीं है ना। मैक्सिमम है, जितने मैक्सिमम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे मैक्सिमम पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो अभी उनका ट्रांसफर हुआ नहीं। तो क्यों? क्योंकि कोई कनेक्शन ही नहीं है, ये अलग है, ये अलग है। अगर हम एक वायर से जोड़ देते तो फिर ट्रांसफर स्टार्ट हो जाता इलेक्ट्रॉन्स का, है ना। ये एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देता, ये डोनेट करना स्टार्ट कर देता। उस समय पोटेंशियल मेजर करते तो कुछ और होता, बट अभी अगर हम इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के क्रॉस पोटेंशियल को मेजर करें तो वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा, है ना। ये मैक्सिमम पोटेंशियल होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं? ईएमएफ। इसको हम क्या बोलते हैं? ईएमएफ। ठीक, सो ईएमएफ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हालांकि फोर्स ये पहले हम बोलते थे कि चार्ज को फोर्स लगा के मोशन करा रहा है, पर विद द टाइम इसको अब हम क्या बोलते हैं कि ये एनर्जी दे रहा है चार्ज को ताकि वो मोशन कर सके सर्किट में। चार्ज को एनर्जी दे रहा है ताकि वो मोशन कर सके इस सर्किट में। W/Q। इस Q चार्ज को इस सर्किट में मोशन करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होगी, एनर्जी यानी वर्क डन। वो एनर्जी कौन दे रहा है? ईएमएफ दे रहा है। ठीक, तो ईएमएफ क्या है? व्हेन and when a voltmeter is connected across electrodes, it gives maximum reading of potential difference, which is EMF। EMF क्या है? When a voltmeter is connected across electrodes, it gives maximum reading of potential difference, and that is EMF। या इसको हम और समझते हैं थोड़ा कि अगर हमने ये इलेक्ट्रोड्स के क्रॉस, ये वेसल है, एक ये इलेक्ट्रोड है, एक और इलेक्ट्रोड है, ये इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट फिल है,
यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस है और यहाँ पे हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया आर। ओके, ये जिंक की प्लेट है और ये कॉपर की प्लेट है और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट फिल है दैट इज ऑफ H2SO4। अब Zn को जब हमने वायर से कनेक्ट कर दिया तो Zn क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दीज विल स्टार्ट मूविंग, ये मूव होना स्टार्ट होंगे, यहाँ पे पहुंचेंगे तो इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ठीक, फिर यहाँ से इसमें आएंगे कॉपर की प्लेट पे, कॉपर की प्लेट एक्सेप्ट करेगी उन इलेक्ट्रॉन्स को और फिर ये यहाँ से फिर से वापस ये इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे। इस बीच इसको इस जो इलेक्ट्रोलाइट जो मटेरियल भरा है इसके इलेक्ट्रोलाइट की वजह से कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस भी फेस करने पड़ेंगे ड्यू टू दिस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल, तो उसकी वजह से इसको कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस भी फेस करने पड़ेंगे। फिर जब ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया अब, है ना, इस कंप्लीट सर्किट में जो चार्ज मोशन कर रहे हैं उन चार्जेस को मोशन के लिए जो एनर्जी मिल रही है वो ईएमएफ कहलाता। समझिए, अगर हम ये कंप्लीट सर्किट ना लेते, हम केवल यहाँ पे वायर जोड़ देते और मेजर करते, ये अंदर का इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो इस चार्जेस को ऑब्स्ट्रक्शंस फेस करने पड़ रहे हैं उसको कंसीडर ना करके हम सिर्फ यहाँ पे अगर कोई वायर जोड़ देते और उसके क्रॉस वोल्ट मीटर लगा के हम चेक करते तो पोटेंशियल जो आता वो ईएमएफ नहीं कहलाता। ईएमएफ कब कहलाएगा, जब ये हम कंप्लीट सर्किट को कंसीडर कर रहे हैं, यानी इस कंप्लीट सर्किट में चार्ज को मोशन कराने के लिए जो हम एनर्जी स्पेंड कर रहे हैं वो ईएमएफ कहलाएगी। जब सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया और इस पूरे सर्किट में चार्ज को मोशन कराने में जो एनर्जी स्पेंड हो रही है दैट इज ईएमएफ। ओके, सो ईएमएफ क्या हो जाएगा, इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा यहाँ पे, यहाँ से मान लो वर्क डन करना स्टार्ट, चार्ज को भेजना स्टार्ट किया, ठीक, ये क्यू चार्ज मोशन कर रहा है इसमें, यहाँ पे पहुंचेगा जब ये क्यू चार्ज तो यहाँ पे कुछ ड्रॉप होगा, पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा, है ना। यहाँ अभी तो सिंपल जा रहा है, इसको कोई वर्क नहीं करना, यहाँ पे कोई लोड लगाया, रेजिस्टेंस मींस व्हाट, कुछ लोड लगा है, तो यहाँ इस लोड को टेक ओवर करने के लिए कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक, वो वर्क डन प्लस जब यहाँ से फिर यहाँ से इस प्लेट पे आएगा तो फिर से कुछ वर्क डन करना पड़ेगा इस इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, वो दोनों वर्क डन जो होंगे, कंप्लीट जो वर्क डन होगा इसकी वजह से और इसकी वजह से, वो दोनों जो वर्क डन करने पड़ रहे हैं किसी चार्ज को मोशन कराने के लिए वो ईएमएफ को डिसाइड करते हैं, वही इस सेल का ईएमएफ होगा। ओके, दैट विल बी ईएमएफ ऑफ द सेल। तो हम क्या कह सकते हैं, ईएमएफ क्या होगा, जो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हुआ V और जो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हुआ स्मॉल v मान लिया हमने, ये V कितना होगा IR और ये V कितना होगा IR, या हम कह सकते IR प्लस R, ये ईएमएफ है, इसको हम E से शो करते हैं या ऐसे भी शो करते हैं IR प्लस R। ओके, तो ईएमएफ आपको समझ में आ गया पूरा कि होता क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, किसी चार्ज को कंप्लीट सर्किट में रन कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, रिक्वायर्ड होती है, वो सेल प्रोवाइड कराता है और उस एनर्जी को ईएमएफ कहते हैं। ये सेल है, तो हम इसको जब शो करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस इसके साथ हमेशा सीरीज में दिखाते हैं ऐसे, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस है और यहाँ पे ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे कुछ एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी, यहाँ कुछ एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी, यहाँ कुछ एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी, वो सारी एनर्जी को जब हम एड अप करेंगे देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ओके, अगर ये ईएमएफ है तो टर्मिनल वोल्टेज क्या है, नेक्स्ट टर्म है, if this is the EMF then what is terminal voltage, टर्मिनल वोल्टेज क्या है। तो हमने बैटरी देखी है, अपने घरों में देखी होगी बैटरी, ये जो 6 वोल्ट या 12 वोल्ट, इसमें क्या होता है, एक ये
पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक ये निगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक। अब इसके क्रॉस अगर हम कोई वायर जोड़ दें या कोई फैन लगा दिया यहाँ पे हमने, ठीक, ये कनेक्ट कर दिया, ये फैन स्टार्ट हो जाएगा चलना जैसे ही हम कनेक्शन करेंगे, कनेक्शन देंगे इस बैटरी से। अब अगर हम इसके क्रॉस कोई वोल्ट मीटर लगा के चेक करें कि कितना वोल्टेज ये फैन को चाहिए, या फिर हम सीधे इन दोनों वायर के क्रॉस कोई वोल्टेज वोल्ट मीटर लगा के वोल्टेज मेजर करें। आई एम सेइंग कि इफ दिस इज द बैटरी एंड दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल, 6 वोल्ट की बैटरी है। अब इन दोनों वायर के अक्रॉस हमने कोई वोल्ट मीटर लगा के चेक किया, ठीक, तो जो वोल्टेज मिलेगी वो टर्मिनल वोल्टेज कहलाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम इंटरनल जो रेजिस्टेंस की वजह से वर्क डन करना पड़ रहा था वो कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ से यहाँ तक जो वोल्टेज उसी को सिर्फ कंसीडर कर रहे हैं। ये वाला पार्ट नहीं है, इसके अंदर वाला ये पार्ट हमें नहीं करना पड़ रहा है। जब हम सिर्फ इन दोनों के क्रॉस वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, यहाँ पे इन दोनों टर्मिनल्स के क्रॉस वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, वो टर्मिनल वोल्टेज कहलाएगी। सो नाउ वी विल सी व्हाट इज टर्मिनल वोल्टेज। So before understanding the terminal voltage, we would like to tell what are those factors on which EMF depends. EMF के बारे में हमने बात की, तो we would like to know on the which factors the EMF depends. Let's see. First, we will discuss the factors on which EMF depends. So the first factor is electrolyte. EMF will depend what type of electrolyte we are using. What is that material? Here we are using H2SO4 as electrolyte. If it will be changed, the value of EMF will also change. So for the first factor on which the EMF depends, that is electrolyte material. The second factor on which the EMF depends, that is the material of electrodes. Material of electrodes. In this particular case, which we were discussing, in that we took one of the electrode of copper and another of the zinc. So if we are going to replace these electrodes with some other material, then it will affect the value of EMF. So these are the two major factors on which EMF depends. So does EMF depend upon the size of electrodes? No. This is totally material's property. Material, what type of material you are using, EMF will depend only on that. On which factors it does not depend? Let me write. EMF doesn't depend on size of electrodes. Second, EMF doesn't depend on distance between electrodes. And neither EMF depend upon temperature. So these are the factors on which EMF does not depend. It depends only on these two factors, on the material of electrode and electrolyte. Okay, so that was all about EMF. Now we will discuss terminal voltage. What is terminal voltage? So excluding the work done due to internal resistance, whatever the potential difference will be there, that is terminal voltage. Didn't got? Let's see. अगर हमने ये सेल लिया था ना, ये वेसल है and there is some electrolyte. These are the electrodes.
we connected some load here, अगर यहाँ पे हम वोल्टेज मेजर करें, इसके अक्रॉस कोई वोल्टमीटर लगा के वोल्टेज मेजर करते हैं, तो और ये हमने मान लिया कि कोई बैटरी है, जैसे सपोज दैट दिस इज अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट और व्हाटएवर, एंड दिस इज द टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। अगर इस इन टर्मिनल्स के अक्रॉस हम कोई वोल्टमीटर लगाते हैं और वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं इन टर्मिनल्स के अक्रॉस, तो जो वोल्टेज आएगी या पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, दैट विल बी द टर्मिनल वोल्टेज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज? ईएमएफ में इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वर्क डन होता था वो भी मैटर करता था, उसको भी हम कंसीडर करते थे। बट यहाँ पे जो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से वर्क डन हो रहा है उसे हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इनके टर्मिनल्स के अक्रॉस वोल्टेज ले रहे हैं। यानी अगर हम ईएमएफ में से माइनस कर दें इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो हमें टर्मिनल वोल्टेज मिल जाएगी। टर्मिनल वोल्टेज सिर्फ वो वोल्टेज है जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें मिलती है। उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है या जो वर्क डन करना पड़ता है, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस। मैं आई एम ट्राइंग टू गिव यू द कॉन्सेप्ट ऑफ दीज ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज, है ना। आई एम ट्राइंग कि आप टेक्स्ट बुक नॉलेज से या थ्योरी से ज्यादा समझो कि है क्या एक्चुअल रियल लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ में है क्या टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ। सो व्हाट वाज द ईएमएफ कि हम जब कंप्लीट ये चार्ज को कंप्लीट सर्किट में जब रन करा रहे थे, उसमें इंक्लूडेड था कि इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी हम कुछ वर्क डन कराना पड़ रहा था। यहाँ पे वो इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं, बैटरी है, और इन बैटरी के ही दो टर्मिनल है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वही टर्मिनल वोल्टेज है, इसको हम V बोल रहे हैं। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E माइनस आई आर। ये आई आर क्या है, ये आई आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है ना। अगर हम इसको जोड़ दें, V प्लस आई आर कर दें, तो वो ईएमएफ बन जाता है ना। इफ वी विल इंक्लूड द टर्मिनल वोल्टेज एंड द वोल्टेज अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस, तो वो ईएमएफ बन जाएगा। यानी अगर इसको हम हटा दें इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो सिर्फ जो बचेगा वो टर्मिनल वोल्टेज होगा। V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। गॉट इट। होता क्या टर्मिनल वोल्टेज। तो कंप्लीट साइकिल में हमें चार्ज को रन नहीं कराना पड़ता, सिर्फ एक्सटर्नल सर्किट में हमें चार्ज को रन कराना पड़ता है। इंटरनल जो ये अगर सेल है, एक साइड ये रेजिस्टेंस है, ये की है क्लोज है, ये सेल है, ओके। तो इसके अंदर ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से वर्क डन है उसको हम मेजर ही नहीं कर रहे हैं। हम मेजर क्या कर रहे हैं, इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस जो पोटेंशियल है, जो वोल्टेज है, या इस सर्किट में चार्ज को यहां से पॉजिटिव से और निगेटिव प्लेट तक, टर्मिनल तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा, है ना। पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा, अगर हमें W वर्क डन करना पड़ा, स्मॉल w अपॉन Q, तो ये क्या हो गया, टर्मिनल वोल्टेज। और अगर हम इसके अंदर भी ले जाते चार्ज को, तो वो ईएमएफ बन जाता। गॉट। फिर से देखो कि अगर ये बैटरी है, हमने और बड़ी बैटरी ले ली, और ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक। अब कोई चार्ज है Q, पॉजिटिव चार्ज, इसको मोशन कराना है इस सर्किट में, ठीक। तो हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, हम इसको मोशन करा रहे हैं, कुछ वर्क डन करना पड़ रहा है, यहाँ पे करना पड़ेगा वर्क डन, क्योंकि यहीं पे लोड है, रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, बाकी तो कुछ है नहीं, बाकी फिर यहाँ तक हम ले आए, ठीक। तो जो वर्क डन करना पड़ा पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट तक, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल तक लाने में चार्ज को जो वर्क डन करना पड़ा, दैट इज टर्मिनल वोल्टेज। जो वर्क डन करना पड़ा Q चार्ज को पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट तक लाने में। यहाँ पे एक्सक्लूडेड क्या है, इस निगेटिव प्लेट से इस पॉजिटिव प्लेट तक
लाने में किया गया वर्क डन, ये एक्सक्लूडेड है। वी आर नॉट इंक्लूडिंग दिस वोल्टेज, so that is terminal voltage. This is all about terminal voltage. Okay, so now we will understand what is internal resistance. ये समझ में आ गया ना टर्मिनल वोल्टेज क्या है। अब हम देखते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? अगर ये सेल है, ये उसके इलेक्ट्रोड्स हैं, ओके, और इसके अंदर ये इलेक्ट्रोलाइट फिल है, ठीक। तो जब चार्ज कंप्लीट करता है सर्किट और इस सेल के अंदर इंटर होता है, ये कोई सर्किट से ये सेल जुड़ा हुआ है, सेल इज कनेक्टेड विद सम सर्किट, ये ऐसे किसी सर्किट से कनेक्टेड है, ओके। अब जब चार्ज मोशन कर रहा है, ये चार्ज क्यू मोशन कर रहा है इस पूरे सर्किट में, व्हेन इट मूव्स इनसाइड दिस सेल, जब इसके अंदर इंटर होता है, तो इस इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा कुछ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर किया जाता है इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड पर जाने के लिए, या इस इलेक्ट्रोड से, जो अगर चार्ज है, इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड पे जाने के लिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट फिल है मटेरियल, उस मटेरियल के द्वारा कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट किए जाते हैं या ऑब्स्ट्रक्शंस लगाए जाते हैं फ्लो ऑफ चार्ज पे, उनको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। इन ऑब्स्ट्रक्शंस को हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, जो इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा होते हैं। सो ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफर्ड बाय electrolyte to the motion of charge is known as internal resistance of cell. ओके, बाहर ये इसको हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोलते हैं, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट ऑफर करता है रेजिस्टेंस, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। Obstructions or resistance offered by electrolyte material inside the cell is known as internal resistance of a cell. So we know V is equal to E minus IR. R is internal resistance. Okay. So वैल्यू रखते हैं हम इसकी। V क्या होता है? IR is equal to E minus IR. Okay. So E is equal to IR plus IR. IR is equal to E minus IR. So R is equal to E minus IR upon I. It will be E upon I minus R. एक ये फार्मूला बन सकता है, और वी कैन राइट यहाँ पे R इज इक्वल टू E माइनस आई, आर की जगह पे V रख सकते हैं अपॉन I, E माइनस V अपॉन I, तो ये भी लिख सकते हैं R की जगह पे फार्मूला। I की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E माइनस V अपॉन I इज इक्वल टू क्या होगा? V इज इक्वल टू आई आर, सो I इज इक्वल टू V अपॉन R, V अपॉन R. This R will go upside, so R is equal to E upon V minus V will cancel out 1 into R. ये भी हो सकता है, E upon V minus V upon V into R. So these are the formulas for internal resistance. अगर हमें मेजर करना है तो ये फार्मूला इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करने का। अब देखते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ओके, factors which are affecting internal resistance. Factors affecting
internal resistance. What are those factors which are affecting internal resistance? Okay, we have to utilize the space. Here we will write. So the first factor which affect the internal resistance is the size, surface area of electrode. So the first one is surface area of electrode. सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड. अब ये इलेक्ट्रोड जितना बड़ा होगा, इसका सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा, उतना कम इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे बीच में होगा, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस उतना कम होगा. जैसे अगर हम इतना बड़ा बना दें कि पूरी वेसल में ये इलेक्ट्रोड्स दोनों आ जाएं, है ना, तो इलेक्ट्रोलाइट इनके बीच में रहेगा ही नहीं. अब इसको बढ़ा के इतना बड़ा कर दिए, इसको भी बढ़ा के इतना बड़ा कर दिए, ऐसे टच कर गए दोनों, टच करके अब इनके बीच में सिर्फ इतना इलेक्ट्रोलाइट है, तो कितना कम इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, है ना. तो जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना कम इंटरनल रेजिस्टेंस होगा. या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r. एरिया बड़ा, इंटरनल रेजिस्टेंस कम, एरिया छोटा, इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा. द सेकेंड वन इज distance between electrodes. Distance between electrodes. बताइए क्या होगा. If the distance between electrodes is greater, हम दूर दूर रखें, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इतनी दूर रखें, तो ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट होगा, है ना. इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा होगा. अगर एक यहाँ पे हमने रखा इलेक्ट्रोड और दूसरा इलेक्ट्रोड यहाँ पे रखा, तो अब क्या है, ये इतना इलेक्ट्रोलाइट इनके बीच में है ना, तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, है ना. मोर डिस्टेंस, डी, डिस्टेंस को हम डी मान लेते हैं, तो जितना ज़्यादा इनके बीच में डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरनल रेजिस्टेंस. मोर डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, more will be internal resistance. Then the third one, temperature. टेम्परेचर जितना एक्सीड करेंगे हम, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना कम हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस. ओके, तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. ऐसा क्यों होगा? टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट के जो पार्टिकल्स हैं जो भी मोशन करेंगे उनको रैंडम मोशन होगा, जिसकी वजह से जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज कर जाएगा. इंटरनल रेजिस्टेंस जो ऑब्स्ट्रक्शन वो लगा रहे थे वो डिक्रीज कर जाएगा. उनके रैंडम मोशन की वजह से स्पेस बनेगा, है ना, उसकी वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा. यानी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r. एंड द फोर्थ वन इज कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल. यहाँ पे क्या है कि जितना ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल उतना ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा. यहाँ पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. हायर कंसंट्रेशन of electrolyte material, more internal resistance. Higher concentration, more internal resistance. Directly proportional once again. So there are the four factors. Surface area के inversely proportional है, more surface area, less internal resistance. Distance के directly proportional है, जितनी दूर होंगे प्लेट्स इलेक्ट्रोड्स उतना ज़्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा. टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतना कम इंटरनल रेजिस्टेंस होगा. एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल, हायर कंसंट्रेशन होगा उतना ज़्यादा मोर इंटरनल रेजिस्टेंस. So this was all about internal resistance. Hope that you got all those points about EMF, terminal voltage and internal resistance. So I would like to wind up my session over here with this hope that you will be able to understand all the concept. We'll meet again in the next session.
Till then, stay tuned, stay happy, have a great day.